नमस्कार दोस्तों, मैं अमात्य देव आज आपसे चर्चा करने वाला हूं कि पुनर्जागरण के पश्चात यूरोप की स्थिति क्या रही। इसमें आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे इटली जो है यूरोप में व्यापारिक रूप से सबसे समृद्ध देश के रूप में उभरता है। उसके बाद पुनर्जागरण के पश्चात सामुद्रिक मार्गों का खोज किया जाता है, जिसका परिणाम अंततः उपनिवेशवाद तक आकर टिकता है। तो आज हम चर्चा की शुरुआत करते हैं पुनर्जागरण के पश्चात की स्थिति। पुनर्जागरण के पश्चात यूरोप की स्थिति। अब सबसे पहले हम ये देखते हैं कि पहला परिणाम इस ये पुनर्जागरण का आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, धार्मिक सभी क्षेत्रों पर प्रभाव पड़ा। और ये जो प्रभाव पड़ा, इस प्रभाव को हम जो है को कई रूप में देखेंगे। पहला प्रभाव इटली के का यूरोप के व्यापार पर एकाधिकार। अब थोड़ा इसे समझते हैं कि यूरोप के व्यापार पर इटली का एकाधिकार कैसे हुआ। और पहले इसकी चर्चा हो चुकी है, लेकिन फिर से एक बार इसको हम लोग देखते हैं कि 11वीं सदी से लेकर 15वीं सदी तक 11वीं सदी से 15वीं सदी तक जो है ये एकाधिकार बना रहा। और इटली जो था पुनर्जागरण का जन्मभूमि था, जन्मस्थल था। अब इस पुनर्जागरण के जन्मस्थल होने के कई एक कारण थे जो पिछले बार हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पे ये समझते हैं कि बौद्धिक स्वातंत्र मिलने के बाद, यानी विचारों की स्वतंत्रता के पश्चात, कला, अर्थ सहित यानी कि वैचारिक स्वातंत्र, वैचारिक या बौद्धिक स्वातंत्र के पश्चात इटली में आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक के साथ साथ धार्मिक आजादी आई। अब इसका परिणाम यह हुआ कि यहां व्यापार और वाणिज्य में उत्तरोत्तर विकास हुआ, इन सभी क्षेत्रों में बदलाव आए। और 15वीं सदी तक आते आते इटली जो था यूरोप के सबसे संपन्न देश हो गया, सबसे संपन्न देश हो गया। अब स्वाभाविक तौर पे जब आपकी समृद्धि और संपन्नता ज्यादा हो जाता है तो आपके कॉम्पिटिटर भी तैयार हो जाते हैं। अब
इटली के संपन्नता का परिणाम हुआ इसके कॉम्पिटिटर प्रतियोगी खड़े होने लगे। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जब आप संपन्न होते हैं तो आपके प्रतिद्वंदी तैयार हो जाते हैं और हर कोई चाहता है आपको रोल मॉडल बनाकर कि हम आप ही की तरह संपन्न हो जाएं। तो इटली जब संपन्न हुआ तो इटली के संपन्न के पीछे क्या था? पुनर्जागरण था। तो इटली के इर्द गिर्द के जो राष्ट्र थे, जैसे स्पेन हो गए, फ्रांस हो गए, ये भी दो राष्ट्र को हम लोग लेके चल रहे कि स्पेन और फ्रांस जो थे प्रारंभिक दौर पे ज्यादा प्रभावित हुए और ये इटली के इस व्यापारिक एकाधिकार को तोड़ना चाह रहे थे कि भाई यही क्यों इतना संपन्न है। अब इसको एक केस स्टडी के रूप में हम लोग थोड़ा दूसरे रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि व्यापार में एकाधिकार का मतलब हुआ कि वो समस्त लाभ अपने तरफ ले रहा था इटली। आयात, निर्यात, निर्माण, प्रत्येक क्षेत्र में कहीं ना कहीं पूंजी का कंसंट्रेशन, सांद्रता इटली की तरफ थी। यानी पूंजी का प्रवाह इटली में हो रहा था और जब इटली में प्रवाह हो रहा था तो इटली संपन्न हो रहा था। स्पेन, फ्रांस देखा कि भाई कि लोगों ने सोचा कि भाई हम भी इटली को रोल मॉडल बना और हम भी वहां संपन्न हो। अब इस संपन्नता को हम ऐसे समझते हैं कि मान लिया जाए आप कोई व्यापार कर रहे हैं, जैसे कि XYZ कोई भी आदमी है, हम ही अगर व्यापार कर रहे हैं, मान लिया जाए हम खिलौने का व्यापार करते हैं। हम जब व्यापार करते हैं तो उस व्यापार में जहां से प्रोडक्ट चलता है या बनता है और हमारे पास जब मार्केट में पहुंचता है उसके बीच कई मध्यस्थ होते हैं। हम अभी समझने के लिए एक दो मध्यस्थ के बीच की बात करते हैं कि मैं अगर खिलौना बेचता हूं तो मैं खिलौना कहीं से खरीदूंगा, होलसेलर से, होलसेलर कहीं दूसरे बड़े होलसेलर से ला रहे हैं। तो अगर मैं अपने व्यापार का एक्सपेंशन चाहूंगा तो मैं सोचूंगा कि मैं पटना के कोई होलसेलर से ना लेकर, अगर वो मेरा जो बड़ा व्यापारी है अगर वो दिल्ली या पूना से या बॉम्बे से वो ला रहा है माल, तो मैं वहां का रास्ता देखूं और मैं वहां से लाऊं, और चूंकि मेरा प्रोक्योरमेंट बल्क प्रोक्योरमेंट होगा तो वहां सस्ता मिलेगा, तो लाभ भी ज्यादा होगा। और जब हमारी लागत कम पड़ेगा तो हम एक अपने आप को भी अपने क्षेत्र में एक अपना व्यापारिक एक्सपेंशन कर सकते हैं। तो यही खेल जो है स्पेन और फ्रांस के लोग करना चाह रहे थे कि भाई हम भी जो इटली जो व्यापार कर रहा है उस व्यापार में हमारी भी हिस्सेदारी सुनिश्चित और मैं भी दूसरे जगहों से जहां से वो माल ला रहा है, इटली लाता है, वहां से माल ला, यानी इटली के मोनोपोली को तोड़ने के लिए काम चलने लगा। और कोई व्यापारी अपना ट्रेड सीक्रेट बताता नहीं है। तो इटली या कोई, जैसे अगर मैं खिलौने का व्यापार कर रहा हूं तो मैं अपना ट्रेड सीक्रेट थोड़ा ही बताऊंगा कि भाई मैं बॉम्बे में कहां से माल ला रहा हूं जहां से हमको 2 रुपये सस्ता पड़ रहा, किस कैटेगरी का माल ला रहा हूं, कभी ट्रेड सीक्रेट खोलता नहीं। तो होता क्या है इसमें, जो जिसको एक्सपेंस करना होता है वो जो मंडी है वहां जाकर कई तरह के दुकानदारों से टच करके प्रोडक्ट जहां बनता है वहां से वो अनुभव लेता है और अपने क्षेत्र के हिसाब से प्रोडक्ट का चॉइस करके मैक्सिमम बेनिफिट कमाने का काम करता है। तो सेम इटली के मामले में था। इटली का व्यापार पूर्वी देशों से था और इटली का सीमा जो था कुछ ऐसा लगा हुआ था कि अरब कंट्री या फारस की खाड़ी से जुड़ता हुआ वो भारत तक जमीन के द्वारा वो व्यापार हो रहा था। उस जमीन, अगर भारत से भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो वहां से व्यापार के बीच कई मध्यस्थ थे। तो ये चीजें स्पेन और फ्रांस ने सोचा कि भाई हम भी जो है
ऐसा करे कि व्यापार अगर हमको डायरेक्ट जहां से इटली व्यापार कर रहा है वहां से अगर हम व्यापार करना शुरू कर दे तो हमारी भी समृद्धि होगी। इसीलिए इटली और स्पेन के फ्रांस और स्पेन के लोगों ने नए सामुद्रिक मार्ग खोज करने का जुगत लगाया। अब जब नए सामुद्रिक मार्ग की बात आई तो समझने वाली बात यह है कि ये इस प्रतियोगिता में का जो मोनोपोली था इसको खत्म करने के लिए नए सामुद्रिक मार्ग का खोज की बात आई। क्योंकि स्थल मार्ग से व्यापार करने पे दिक्कतें ये थी कि जो जहां जहां मध्यस्थ थे वो तो मध्यस्थ रहेंगे ही रहेंगे, वो कई राष्ट्रों से जब गुजरेगा तो वहां उनको टैक्सेस देना पड़ेगा, तो लागत अंततः बढ़ेगा, तो ज्यादा बेनिफिट था नहीं। तो वो नए सामुद्रिक मार्ग की खोज कर रहे थे कि डायरेक्ट अगर पूर्वी देशों के साथ व्यापार हो जाए तो वो ज्यादा बेहतर उनके लिए होगा। इसके लिए ये यूरोप और स्पेन को कई चीजों की जरूरत थी। ये क्या जरूरत था? पहला कि जोखिम उठाने वाला वर्ग चाहिए था। तो ये यूरोपीय और स्पेन मतलब स्पेन यूरोपीय अन्य यूरोपीय देशों के लिए मैं बातें कर रहा हूं, इसको आप बड़े कंटेंट में समझिएगा, बड़े संदर्भ में समझने की कोशिश करेंगे कि सिर्फ इटली और स्पेन या फ्रांस की बातें नहीं है, बल्कि समस्त यूरोपीय देश जो चाहे वो प्रथम चरण में उपनिवेशवाद में शामिल हुआ हो सेकंड या द्वितीय चरण में इसमें आए हों, उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि जोखिम उठाने वाला वर्ग की जरूरत होगा। कहीं भी जब शुरुआत होगा तो ऐसा वर्ग चाहिए जो रिस्क उठाए व्यापार करने के संदर्भ में या नए मार्ग ढूंढने के संदर्भ में, तो जोखिम उठाने वाला वर्ग का जरूरत था। दूसरा, इस योजना में वित्तीय पोषण, वित्तीय पोषण यानी कि जो ये जोखिम उठाने वाला वर्ग चाहिए, साथ साथ में वित्तीय पोषण चाहिए। उसको फाइनेंस कहां से अवेलेबल होगा उस काम के लिए। दूसरा यानी इन्वेस्टमेंट, राजनैतिक संरक्षण, राजनैतिक संरक्षण। चौथा, उनको नवीनतम तकनीक चाहिए जो तत्कालीन दृष्टिकोण में नवीनतम हो। एक एक करके इस बिंदु को हम समझेंगे। नवीनतम तकनीक। पांचवा, एक मोटिवेशन या प्रेरणा। अब इसे थोड़ा समझते हैं कि वित्तीय पोषण, कोई ऐसा वर्ग चाहिए जो इसमें पैसा, उनके नए मार्ग ढूंढने में पैसा लगा सके। दूसरा, राजनीतिक संरक्षण की वो जिस भी यूरोपीय कंट्री की बात हम कर रहे हैं जहां से लोग नए मार्ग को ढूंढने के लिए निकल रहे हैं, तो वहां के राजा का संरक्षण, यानी कि संरक्षण ऐसा मिले जो उसकी मान्यता दे, और मान्यता देने के साथ साथ जो है वो उसको मदद करे। नवीनतम तकनीक यानी जो वर्तमान समय में जो स्थिति थी उसको लेकर नवीनतम तकनीक जो है, जो इजाद हो चुका था उस समय तक, उसका सहयोग लेना था। पांचवा चीज प्रेरणा, यानी जब जोखिम वाले चीज को करना होता है, जहां रिस्क काफी होता है, वहां एक सबसे बड़ा फैक्टर होता है मोटिवेशन, यानी किस मोटिवेशन या किस प्रेरणा से प्रेरित होकर वो व्यक्ति इस जोखिम को उठाए। अब थोड़ा एक एक करके इन बिंदु को समझने की कोशिश करते हैं कि अगर जोखिम उठाने वाले वर्ग की बात करें हम,
वर्ग की बात करें तो इससे हम आते हैं कि इसमें दो वर्ग सबसे महत्वपूर्ण है, नाविक और व्यापारी। अब नाविक के साथ पूरा एक टीम आएगा, एक जिसमें सेलर्स रहेंगे, नाविक तो रहेंगे, साथ में तकनीशियन रहेंगे कि रास्ते में अगर नाव जा रहा है कहीं टूट फूट गया, मजदूर वर्ग रहेंगे, कई तरह के लोग चाहिए कि जो प्रत्येक वो हर कैटेगरी का लोग क्या हो, वो रिस्क उठाने वाला हो। व्यापारी हो तो व्यापारी ऐसा कि भाई जहां अनसर्टेनिटी है इसके साथ व्यापार में कि भाई हो सकता है हम रास्ते में गए नाव ही डूब जाए, हो सकता है हम जिंदा वापस ही ना आए, तो ये रिस्क था। तो जहां जान का रिस्क है वहां पैसे का भी रिस्क, जान और पैसे दोनों का रिस्क के लिए रिस्क ले उठाने वाले लोग होने चाहिए। अब लेकिन सिर्फ इन्हीं दोनों से काम नहीं बनने वाला था, एक यहां पर मजबूत केंद्रीय सत्ता चाहिए था। जिस भी राष्ट्र से वो जा रहे थे वहां मजबूत केंद्रीय सत्ता। अब इसे समझते हैं कि 15वीं शताब्दी तक आते आते स्पेन और पुर्तगाल के कंटेंट में के संदर्भ में अगर समझने की कोशिश करें तो वहां एक मजबूत शासक आ गया, और वो मजबूत शासक एक निरंकुश शासक था। निरंकुश शासक के यहां नकारात्मक संदर्भ में नहीं है, बल्कि निरंकुश शासन का मतलब हुआ कि जब वो कोई फैसला ले तो उसको चैलेंज कोई ना करे। यानी एक तरफ तो व्यापारी और नाविक तो अपने जान का रिस्क ले ही रहे थे, केंद्रीय सत्ता में एक स्ट्रांग शासक की जरूरत थी जो कि डिसीजन ले और कहे कि भाई, और ये आप जाएं, बाकी जो हम एक्सटर्नल अफेयर्स होंगे मैं देखूंगा और आपके इस परियोजना में मेरा संरक्षण प्राप्त है। तो ये राजनीतिक संरक्षण या केंद्रीकृत सत्ता जब मजबूत होती है तो वो उसके डिसीजन को चैलेंज करने वाले लोग नहीं होते हैं, उनके फैसले का विरोध या विवाद उत्पन्न नहीं होता है, और नतीजा यह होता है कि जो फ्रंट लाइनर हैं यानी नाविक और व्यापारी जो सामने से जा रहे हैं जोखिम उठाकर, उनको एक मोटिवेशन मिलता है और उस मोटिवेशन के कारण वो जोखिम उठाने में सक्षम हो जाते हैं। अब आते हैं कि तकनीक की बात करें तो उस समय मुद्रण कला इजाद हो चुका था, मैप यानी मानचित्र बनने लगे थे, और व्यापारियों के यात्रा वृत्तांत, व्यापारियों या नाविकों के यात्रा वृत्तांत उपलब्ध थे, वृत्तांत उपलब्ध होने लगे। अब मुद्रण कला और मैप तो आ ही गया, कैंपास कंपास, चुंबक वाला जो कंपास था जो कि दिशा निर्देश। अब होता क्या था, पहले सेलर से जाते थे तो चांद को देखते थे या ध्रुव तारा को देखते थे, उसके द्वारा दिशा पता करते थे, क्योंकि कई बार होता क्या था कि उनको दिशा पता नहीं चल सकता था, जिसके कारण भटक के समुद्र में ही मर सकते थे या नाव डूब सकता था। तो वो दिशा कंपास जो हुआ यानी दिशा सूचक यंत्र मिल गया, दिशा सूचक यंत्र की खोज हो चुकी थी, मुद्रण कला आ गया, चौथा बारूद आ गया था। ठीक है,
बारूद आ गया था। अब मैप मानचित्र हो गया, बारूद सुरक्षा के लिए हो गया, कंपास दिशा सूचक है, व्यापारिया और नाविकों के यात्रा वृत्तांत सूचना मिलने लगा था। इसके कारण क्या हुआ, इन सब के कारण उनको यात्रा में जो जोखिम का दर था वो कम गया। तत्कालीन टाइम में, आज तो बहुत टेक्नोलॉजी डेवलप हो गया, लेकिन उस समय इतने ही चीजें उपलब्ध होना बहुत बड़ी बात थी कि मानचित्र मिला कि इधर से ऐसे जाना है, सूचनाएं मिली व्यापारियों से, नाविकों से कि वहां पर ये है समुद्र में, वहां पर ये होता है, यहाँ पे ये दिक्कतें हैं, या ये रास्ता अच्छा है। तो ये एक तरह से उनके लिए इंफॉर्मेशन पॉजिटिव था। दिशा सूचक बारूद सुरक्षा के लिए हो गया कि भाई कहीं अगर बुरे फंसे, कहीं युद्ध हो जाए, कोई ऐसे तट पे चले जाए जहां हमारे लिए सही चीजें ना हो तो हम युद्ध भी कर सकते। तो ये चीजें सपोर्ट कर रही थी। अब आइए कि उनकी प्रेरणा क्या थी। भारतीय संदर्भ में अगर समझे, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, कई चीजें ऐसी होती है जिसके कारण लोग प्रेरित होकर अलग अलग तरह का वर्क करते हैं। लेकिन यहां पे आते हैं कि अगर यहां व्यापार माध्यम है तो व्यापार के पीछे मोटिवेशन, सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या होगा, अर्थ, यानी अत्यधिक लाभ। क्योंकि इन व्यापारियों के जेहन में था कि अगर हम जोखिम उठा रहे हैं तो अंततः हमें बहुत बड़ा पैमाने पर लाभ मिलेगा। ठीक है, बहुत सारे केस स्टडी ऐसे होते हैं कि लोग क्या करते हैं, पोजी स्कीम में पैसा लगाते हैं। तो पोजी स्कीम में पैसा लगाते हैं कि भाई साल भर में डबल हो जाएगा, 1.5 साल में डबल हो जाएगा, 6 महीने में डबल हो जाएगा। आप ₹1,00,000 लगाइए, आपको 2 लाख रुपए 6 महीने में हमसे ले लीजिए। तो क्या होता है, लोग पैसा लगा देते हैं, जोखिम वहां उठाते हैं, एक दो जोखिम के बाद भले ही वो फंस जाए, बड़ा अमाउंट लगाए तो फंस जाए, लेकिन आमतौर पे लोग होता है। तो वैसे ही वो जो मोटिवेशन होता है, अत्यधिक लाभ की चाह, उसमें लोग रिस्क उठाते हैं। तो वैसे ही वहां भी जो है एक मोटिवेशन था कि हम जो है अगर व्यापार में जाएंगे तो वहां से जब लौटेंगे तो काफी लाभ कमाएंगे हम। दूसरा था एक बहुत बड़ा रीजन, धर्म। नवीनतम ईसाई धर्म जो था वो अपने विस्तार के लिए नए क्षेत्र की तलाश कर रहा था। तो बहुत सारे ऐसे वॉलेंटियर थे जो नाविक के साथ, व्यापारियों के साथ नए क्षेत्र में जाना चाहते थे, ताकि अगर हम वहां पहुंचे तो अपने धर्म का विस्तार। ये कोई नया धर्म, कोई नया बिंदु था नहीं, पहले भी लोग बौद्ध धर्म के, जैन धर्म के प्रसार के लिए दूर दूर तक गए हैं। तो वो नवीनतम धर्म जो ईसाई धर्म था, वो नाविक चूंकि नए रास्ते मार्ग तलाशना था, रिस्क ज्यादा था, तो बहुत सारे वॉलंटियर ऐसे थे जो कि पूर्वी देशों में आना चाहते थे कि ताकि हम वहां पर अपने धर्म का प्रचार करें। तो एक तरफ धर्म मोटिवेशन था, दूसरी तरफ अर्थ मोटिवेशन में था। अब कुछ लोग ऐसे थे रोमांच की चाह रखते थे, उनको बड़ा मजा आता है कि भाई लाइफ में जो खट्टा मीठा कुछ तीखा रहे। तो ऐसे लोग भी थे, वो भी एक बहुत बड़ा रीजन था। ठीक है, फिर है ख्याति की चाह, कि वो कुछ लोग नाम कमाना चाहते थे, उनको लगता था कि हम वहां से आएंगे तो नाम कमाएंगे, जीत कराएंगे तो हमारा अपने क्षेत्र में नाम होगा। तो एक तरह से धर्म और अर्थ उनके मूल में था, और उसके कारण वो नए समुद्री मार्ग को खोज में जाना चाह रहे थे। अब इसको, इसी कारण जो है इटली के व्यापारिक एकाधिकार को चुनौती मिला। अब थोड़ा नए सामुद्रिक मार्ग के खोज के पीछे थोड़ा हम समझते हैं, यहां मैं लिख देता हूं धर्म और अर्थ। अब आते हैं नए सामुद्रिक मार्ग के पीछे की चाह का।
कि मूल में क्या था, मूल में भारत, ये भारत वर्तमान भारत के संदर्भ में ना लेकर प्रायद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप की बात हम करेंगे। भारतीय उपमहाद्वीप या अखंड भारत कह सकते हैं, इसके संदर्भ में बात करेंगे। अब यहां जो व्यापारियों के द्वारा जो मैसेज, जो सूचनाएं मिली थी उनको कि